आईएमएफ की अक्टूबर 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत के लिए एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात क्या है कि भारत की इस साल की जो रेटिंग है या कह सकते हैं जीडीपी का फोरकास्ट है उसको बढ़ाया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत का जो जीडीपी का फोरकास्ट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है 20 बेसिस पॉइंट से, मतलब 0.2% से कम कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया आईएमएफ के द्वारा, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? इस बार जो रैंकिंग है या फिर कह सकते हैं जो इसका जीडीपी का फोरकास्ट है उसको क्यों बढ़ाया गया, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम बात करें आईएमएफ की जो लेटेस्ट फोरकास्ट है। आपको पता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाते हैं। इसमें यह बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2027 मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो पहले कितना था, 6.4% का था, मतलब ये जुलाई का आंकड़ा है। लेकिन अब इसे कम करके कितना कर दिया गया है, 6.2%, मतलब 20 बेसिस पॉइंट की कमी करी गई। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आता, यहाँ पे 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 1% से, मतलब 1% जब बोलेंगे तो उसको हम 100 बेसिस पॉइंट में तोड़ते हैं। तो इसका मतलब अगर 20 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है मतलब 0.2% की कटौती हुई है। ये आप अगर आरबीआई की रिपोर्ट पढ़ते हैं, रेपो रेट वगैरह, उसमें भी बेसिस पॉइंट में ही कटौती होती है और इस तरह की जो भी रिपोर्ट आती है उसमें बेसिस पॉइंट ही होता है। अगर हम बात करें 2026 के लिए जो फोरकास्ट करा गया है फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो या जो कह सकते हैं करंट है, उसे इतने ही बेसिस पॉइंट से बढ़ाया गया। मतलब पहले ये फोरकास्ट था 6.4% का, अब इसे आईएमएफ ने बढ़ा करके कर दिया 6.6%, जो कि ये बता रहा है कि जो भारत की इकोनॉमी है अभी उसमें कह सकते हैं रोबस्टनेस है। मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि भारत की इकोनॉमी टैरिफ और इन सारी वजहों से तुरंत से ऐसे प्रभावित हो रही है, बल्कि ये दिखाया जा रहा है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है और जो इस समय वर्तमान में सरकार ने बहुत सारे सुधार किए जीएसटी वगैरह को लेकर के, उससे डिमांड बढ़ेगी तो जो इकोनॉमिक जो यहाँ पे डेटा है वो इसको इम्प्रूव होता हुआ दिखा रहा है कि 6.4 था, अब इसे 6.6% कर दिया। इसका रीजन ये भी है कि अगर हम देखें कि जो हमारा जो इस समय का करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है कि उसमें जो पहला क्वार्टर रहा है उसमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली, 7.8% से जो है वो बढ़ा है। अगर हम बात करें आईएमएफ की इस रिपोर्ट की तो उसमें इंडिया को भी ब्राइट स्पॉट पे ही रखा गया है। मतलब जितनी भी दुनिया भर की जो ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन करके अभी भी उभर रहा है। मतलब अगर 2027 की बात करें जो आएगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें भी चाहे इसको भले डाउन किया गया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड से आप कंपेयर करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी तब भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम इसको बाकी और एजेंसी से कंपेयर करें, जैसे खास तौर पे इंडिया के आरबीआई से, तो आरबीआई का जो प्रोजेक्शन है वो 6.8% का है और वर्ल्ड बैंक का जो फॉरकास्ट है, प्रोजेक्शन है, वो 6.5% का। और ये बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब करंट वाले की। तो करंट में जो वर्ल्ड बैंक है उसने 6.5% का रखा है फोरकास्ट, आरबीआई का 6.8 है और आईएमएफ का 6.6% का फोरकास्ट रखा गया है। अगर हम बात करें इसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, क्यों ऐसा किया गया, रिवीजन क्यों किया गया, सबसे पहला फैक्टर है कि जो स्ट्रॉन्ग अर्ली ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिला है। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम ये देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि 7.8% से जो जीडीपी है वो ग्रो हुई है। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि इस साल जो भारत की परफॉर्मेंस है जीडीपी के टर्म में वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अभी जो मई के बाद से जो टैरिफ वगैरह का था सीन और जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हुए, तो उसका कुछ ज़्यादा असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव मोमेंट की तरह इसे जो है ले रहा है इंडिया, और इसमें देखा जा रहा है कि डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही है। और अगर हम बात करें यूएस टैरिफ के इम्पैक्ट की, तो ये जो इस तरह के इम्पैक्ट हैं, जैसे 50% टैरिफ अभी कर दिया गया है, तो अब ये जो इम्पैक्ट आएगा ये अब आने वाले समय में ये दिखना शुरू होगा धीरे धीरे करके। इसीलिए जो फाइनेंशियल ईयर 2027 की जो रेटिंग है उसे कम किया गया है कि अगर इसमें बीच में बायलैटरल ट्रेड वगैरह अगर नहीं बनता है तो ये भारत के व्यापार में प्रभाव तो करेगा ही करेगा। तो कि ये दिखा रहा है कि भारत में जो इकोनॉमिक इस तरह के ट्रेड फ्लोज हैं उनकी अनसर्टेनिटीज को दिखा रहा है कि जैसे जो जो ग्रोथ थी वो 6.4 थी, अब उसे कम करके 6.2 किया गया। तो बाकी लोगों का अगर देखा जाए तो ये दिखाता है कि जो अभी एफडीआई का आउटफ्लो भी बहुत सारा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भारत से पैसा अपना निकाल के, जो विदेशी इन्वेस्टर थे वो बाहर कहीं पैसा लगाया है। तो जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, उन सब पे प्रभाव डालेगा। हालांकि इसको ऑफसेट करने का भारत सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है और अमेरिका से बातचीत भी चल रही है ट्रेड डील को लेकर के। आने वाले समय में इसको लेकर के कुछ ना कुछ फाइनल जो निर्णय हो आएगा, लेकिन तब तक ये जो अनसर्टेनिटीज हैं बनी हैं और इसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर भारत पे 50% की टैरिफ लगाई जाएगी तो जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है
वो वीक हो जाएगा इंडिया का। मतलब ऐसे समझिए कि अगर एक कोई वस्तु इंडिया की यूएसए में जा करके लेट से $20 की वर्तमान समय में मिल रही है, अब अगर इस पे 50% का टैरिफ आएगा तो सिंपल सी बात है, वो टैरिफ कौन वहन करेगा? अब इंडिया का एक्सपोर्टर नहीं करेगा, है ना? वो नहीं कहेगा कि नहीं नहीं हम इतना करेंगे। तो जो 50%, मान लीजिए 10%, $10 का इसमें इजाफा होगा, मतलब $30 की वस्तु होगी। तो ऐसे में ये अगर कंज्यूमर को पास किया जाएगा और सेम वस्तु चाइना की, वियतनाम की, वो अगर $20, $18 ऐसे उपलब्ध है ना? तब सिंपल सी बात है, कंज्यूमर सेम ही वस्तु के लिए उसको चूज करेगा। तो जो कम्पिटिटिवनेस है वो मार्केट में इंडिया का खत्म होगा। तो ये एक कहा जा सकता है जो अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से ये कमी करी गई है। दूसरा, यहाँ पे जो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक है कि आईएमएफ ये देखता है जो ग्लोबल ग्रोथ है वो भी मतलब आईएमएफ का डेटा बताता है कि 2024 में 3.3% का था, 2025 में 3.2% का था और 2026 के लिए 3.1% का है। मतलब अगर आप इस ग्लोबल ग्रोथ को भी देखें तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ऐसे चल रही है, अपवर्ड ट्रेंड में नहीं जा रही है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो ये भी मतलब अगर पूरी दुनिया से स्लो डाउन की तरफ अगर जा रही है तो फिर इंडिया के ऊपर भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? बहुत सारा जो प्रोटेक्शनिज्म है या ट्रेड फ्रैगमेंटेशंस हैं, फिस्कल टाइटनिंग है, ग्लोबल मार्केट में ऐसा चल रहा है। तो उसकी वजह से मतलब सभी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ऐसा लगे हुए हैं कि भाई ये इस समय जो अनसर्टेनिटी चल रही है अपने आप को, अपनी इकॉनमी को कैसे कम से कम उससे प्रभावित किया जाए। तो उसका एक यहाँ पे सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम थोड़ा कंपेयर अगर कर लें जैसे आरबीआई और आईएमएफ के प्रोजेक्शंस में, तो अगर हम 2026 के लिए कंपेयर करें तो आरबीआई ने 6.8% फोरकास्ट कर रखा है जीडीपी के लिए और आईएमएफ ने 6.6 कर रखा है। वहीं 2027 के लिए आप देखेंगे तो आरबीआई ने भी यहाँ पे कटौती करी है, 6.6% रखा हुआ है, जबकि आईएमएफ ने उससे 40 बेसिस पॉइंट कम कर रखा है, 6.2% अप कर दिया है। मतलब आरबीआई ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है अपने देश को लेकर के कि यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको देखते हुए। जाहिर सी बात है आरबीआई के पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल होगा आईएमएफ की तुलना में, तो उसके अनुसार जो है वो देख रहा है कि जो इस समय सिनेरियो चल रहा है तो भारत की जो जीडीपी इतना भी ज़्यादा कम से ग्रो नहीं होगी, यहाँ पे इसको मेंटेन किया जाएगा। अगर हम बात करें इसका, इस तरह की जो रिपोर्ट आती है कि इतना कम हो गया उतना कम हो गया, आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आप एग्जाम की अगर तैयारी करें, लेकिन बाकी दुनिया के लिए कैसे, कितनी इंपॉर्टेंट, इंडियन इकोनॉमी के लिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की जब भी रिपोर्ट आती है तो ये क्या बताती है, जो एक्सटर्नल सेक्टर वनरेबिलिटीज हैं उनको दिखाती है। मतलब ये बताता है कि जो भारत की इकोनॉमी है वो जो ग्लोबल शॉक्स चल रहे हैं उसके प्रति ससेप्टेबल है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि यूएसए में कुछ भी होता रहे और बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे हमारी इकोनॉमी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, होता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया ग्लोबली कनेक्ट है। ऐसा है नहीं कि डिस्कनेक्शन सा है कि बाहर दुनिया में कुछ होता रहे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दिखा रहा है। और इस तरह की रिपोर्ट क्या करती है कि जो इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है और जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं कि भाई ये दिखा रहा है कि हाँ इंडिया की भी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे कम ही हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही है। इसके अलावा इस तरह की जो रिपोर्ट होती हैं इससे जो भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी एक हेडअप मिलता है कि भाई उनको भी आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि अच्छा सब लोग ऐसा कम कर रहे हैं तो उसके लिए ज़्यादा विजिलेंट रहें कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बने। जैसे भी जीएसटी में आपने रिफॉर्म देखा तो इसी वजह से हुआ, क्योंकि इस तरह का डेटा था कि अगर इस तरीके की कंडीशंस उत्पन्न होती हैं तो भारत में हमको कंजम्पशंस को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तभी अगर डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाएंगे तभी हम इस अपनी इकोनॉमी को और थोड़ा हम रेजिलिएंट रख पाएंगे, ज़्यादा जो बाहर का शॉक है उसको झेलने में सक्षम रख पाएंगे। तो डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, तो उसके लिए पॉलिसी मेकर्स को इससे बहुत ज़्यादा कुछ डेटा मिल जाता है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, मतलब जो बाहर से लोग आकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद उसमें भी कमी देखने को मिलती है। मतलब अगर मैं कहीं किसी, मान लीजिए मैं यूएसए का हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे किसी मार्केट में पैसा लगाना है, तो मैं देखूंगा अच्छा आईएमएफ ने क्या क्या कहाँ के लिए रिपोर्ट कर रखी है। तो अगर मैं देखूंगा अच्छा इंडिया का जो रिपोर्ट है वो मैं देखूंगा 6.4 से 6.2 कर दिया, आने वाले समय थोड़ा और कम कर देगा, तो मुझे थोड़ा डर लगेगा कि यहाँ पैसा लगाऊंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो मैं ऐसे मार्केट्स की तलाश करूंगा जहाँ के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट हो, जहाँ पे जो ग्रोथ हो या तो स्टेबल हो या तो वो बढ़ रही हो, तो वहाँ पे पैसा अगर लगाएंगे तो वो जो पैसा है ज़्यादा सुरक्षित माना जाएगा। तो इस तरह की जो रिपोर्ट होती है थोड़ा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो। बाकी सब कुछ डिपेंड करेगा, इस तरह की जो भी रिपोर्ट है सब कुछ डिपेंड करेगा आने वाले समय में कि इंडिया और यूएसए की जो बायलैटरल टाइज होंगी ट्रेड को लेकर के, उसमें क्या क्या निकल के आता है, उसके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। तो ये थी पूरी रिपोर्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये रिपोर्ट क्यों ऐसी आई है, इसके पीछे क्या जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है और इस समय वर्तमान में क्या ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो हैं इंडिया को लेकर के चल रहे हैं अलग अलग एजेंसीज के। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करिए, इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।